सो वंस अगेन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और इससे पहले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था और आज से इसी क्रम में हम लोग ओके, तो आज से हम लोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है? तो इसके बारे में जो सबसे पहला प्रावधान है वो लिख लीजिए। अनुच्छेद 74(1), ठीक है? और इसमें क्या बोला गया है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ओके, तो इसमें बोला गया है कि संघ की ओके संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। ओके, तो इसमें एक चीज और लिख लीजिए। बहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम, और ये साल है 1976। ओके, तो सन 1976 में 72वां संविधान संशोधन किया गया था और इसमें क्या प्रावधान किया गया था? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ओके, और फिर जस्ट इसी के 2 साल बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये साल था 1978 का। ओके, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस कर सकता है। एक बार पुनः विचार हेतु, पुनः विचार हेतु वापस कर सकता है। ओके, ओके, तो सबसे पहली चीज ये कि अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? ओके, कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है? तो फिर इसी के संबंध में एक संशोधन किया गया सन 1976 में, और इसमें क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगा उस पर राष्ट्रपति जो है कोई भी अपना अधिकार या उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा और वो उसको मानेगा, ठीक है? यानी कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और फिर 2 साल बाद ही एक 74वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें ये बोला गया कि ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास कोई सलाह भेजता है तो उस पर राष्ट्रपति क्या है, पुनः विचार करने में एक बार वापस कर सकता है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सलाह से क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगी, और ये सलाह कैसी होगी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसके बारे में लिख लीजिए। सलाह से क्या तात्पर्य है? ठीक है, सलाह से क्या तात्पर्य है, तो इसके बारे में देखिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि संसद, ठीक है, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है राष्ट्रपति, ठीक है, फिर है राज्यसभा, और देन इसके बाद है लोकसभा, ठीक है। तो देखिए मंत्रिपरिषद कहाँ पे होते हैं? इन 2 जगहों पे होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। यानी कि जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा में और जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा में, ये सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? मंत्रिपरिषद, ठीक है। और ये जो मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं, ठीक है, तो इनकी सलाह क्या कहलाती है? वो है एक विधेयक के रूप में सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, एक विधेयक के रूप में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अब ये विधेयक क्या है? देखिए, जो विधेयक है, ये किसी कानून का प्रारंभिक स्वरूप होता है, ठीक है, कानून का प्रारंभिक स्वरूप। ओके, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। सलाह कैसी होगी? जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो क्या कहलाते हैं? मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। और ये जो मंत्रिपरिषद हैं, इनके पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। और ये सलाह कैसे देंगे? वो सलाह होगी इनकी एक विधेयक के रूप में, ठीक है। और ये विधेयक क्या कहलाता है? तो जो विधेयक होता है, वो किसी कानून के बनने से पहले जो उसका प्रारंभिक स्वरूप होता है, वो विधेयक कहलाता है। यानी कि कोई भी कानून जब तक कानून नहीं बना हुआ होता, उससे पहले वो विधेयक कहलाता है, जो कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये राष्ट्रपति है, ठीक है। अब जो हमारे देश की सरकार है, ठीक है, जो हमारे देश की सरकार है, अब ये क्या चाहती है कि किसी विषय के संबंध में कोई कानून बनाना चाहती है, या फिर कोई कानून है पहले से ही, तो उस कानून को संशोधित करना चाहती है। तो अब ये करने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो वहां पर क्या कर रही है? एक विधेयक तैयार करें, ठीक है, यानी कि एक लिखित दस्तावेज तैयार करें और यहाँ पर पास करवाएं, ठीक है। और जब यहाँ पर ये पास हो जाता है, यानी कि लोकसभा में ये विधेयक पास हो जाता है, और इसी के बाद ये विधेयक जो है वो राज्यसभा में भेजा जाता है। और अगर राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ भी पास हो गया और राज्यसभा में पास हो गया, तो इसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है। तो यही विधेयक जो है वो एक सलाह की तरह है। अब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, कि वो चाहे तो इस विधेयक पर अपनी क्या कह सकता है? सहमति दे सकता है, यानी कि उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वो क्या होगा? कानून बन जाएगा, ठीक है ना। सहमति अगर दे देता है तो वो कानून बन जाएगा। इसके बाद क्या है? वो सहमति ना दे, सहमति ना दे। इसके बाद उसके पास तीसरा ऑप्शन क्या था? कि वो उसे क्या पुनः विचार के लिए वापस कर दे, ठीक है ना। और ये जो पुनः विचार वाला कॉन्सेप्ट है, ये कब लिया गया था? साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। हम लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ पे। तो ये होती है एक तरह से मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है, तो वो इस रूप में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी में एक चीज़ और लिख लीजिए।
प्रधानमंत्री देश के सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है वो देश की सरकार का क्या है, प्रथम अधिकारी होता है। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद 75 और इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो उसकी नियुक्ति है सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी जो देश का राष्ट्रपति होगा वही प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। इसके बाद है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद को नियुक्त करने का अधिकार जो है वो भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसमें एक शर्त है और वो क्या है कि वो जो नियुक्ति करेगा वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा इसको मंत्रिपरिषद बनाया जाए तो वो उसको बनाएगा। यानी कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है वो ये कि यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति ये जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो अपने स्वविवेक से यानी कि अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। जिस भी पार्टी के अध्यक्ष को वहां पर यानी कि लोकसभा में बहुमत मिलेगा सिर्फ उसी कैंडिडेट को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन ये जो नियुक्ति का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। और लेकिन उसकी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसकी पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त करती है। ओके, यानी कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं या उसकी जितनी सीटें आई होती हैं तो उसके आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं ये वाला कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और चौथा है कोई नहीं। तो आप लोग सोचिए और बताइए कि इसके बारे में कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ तभी तक प्रधानमंत्री होता है जब तक उसको बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल है तो इसकी क्या है, निश्चितता नहीं होती। यानी कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि 5 साल तक वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के सीट पे बैठा हुआ है वो बैठा ही रहेगा। अगर वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसको किसी भी वक्त प्रधानमंत्री के पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। इसके बाद लिख लीजिए प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है। ओके,
तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हो जाएगी वो ये क्या है, प्रधान, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वास्तविक शासन अध्यक्ष। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से वास्तविक शासन अध्यक्ष होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र का शासन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा दूसरा है संसद का अविभाज्य अंग होता है। इसके बाद तीसरा लिख लीजिए, अपने दल का अग्रणी या सर्व प्रमुख नेता होता है। चौथा, वह आर्थिक वित्तीय प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद पांचवा है, वह अंतर्राज्यीय संबंधों को दिशा निर्देश, तो ये क्या करता है, अंतर्राज्यीय संबंधों को दिशा निर्देश भी देता है। इसके बाद क्या है, केंद्र व राज्य के मध्य मजबूत कड़ी। ओके, तो केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, एक मजबूत कड़ी के रूप में वो अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद सातवां लिख लीजिए, संकट के समय देश को उबारने के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। नेतृत्व प्रदान करता है। इसके बाद लिख लीजिए आप लोग, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या-क्या हैं? ओके, तो सबसे पहली शक्ति क्या हो जाएगी इसकी, कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र होता है। ठीक है, का केंद्र होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद के निर्माण, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वो तभी निर्मित होगी जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। जीवन, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वो तब तक लागू रहती है या तब तक संचालित होती है या कार्यरत होती है जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। इसके बाद है मरण, यानी कि अगर प्रधानमंत्री अपना पद त्याग देता है,
ठीक है, या तो उसकी अनिश्चितकालीन मृत्यु हो जाती है, तो भी क्या होगा, प्रधानमंत्री का पद खाली मान लिया जाएगा और जो मंत्रिपरिषद है वो पूर्णतः भंग मतलब कि रद्द मान ली जाएगी। इसके बाद दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 15 में पढ़ा है कि जो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो किसके सलाह पर करता है, तो वो मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की तीसरी शक्ति क्या है कि वह मंत्रियों का श्रेणी क्रम निर्धारित करता है। ओके, तो प्रधानमंत्री है जो मंत्रियों को उनके मंत्रालय देता है और किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा वो निर्धारित करता है, यानी कि एक तरह से उनका श्रेणी क्रम यानी कि हायरार्की जो है वो प्रधानमंत्री ही निर्धारित करता है। इसके बाद है चौथा, और इसमें है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संघ के मंत्री को हटाता है, यानी कि अगर किसी मंत्री को कभी अगर उसके कार्यकाल के दौरान हटाना पड़ जाए या फिर उसने ऐसा कोई काम किया हो जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाए कि उसको उसके पद से हटाना है, तो प्रधानमंत्री इसके लिए क्या डायरेक्ट उसके पास अधिकार नहीं है, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा कि इस प्रधानमंत्री यानी कि इस मंत्री को जो है वो हटाना है, तो फिर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह मिलने के बाद ही ये निर्णय लेता है कि उसको हटाना है या नहीं हटाना है। नंबर 5, जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर है तब तक मंत्रिपरिषद भी कायम रहती है, यानी कि जब तक प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त किए रहेगा तब तक उसका पद बना रहेगा, और जब तक उसका पद बना रहेगा तब तक उसके जितने भी मंत्रिपरिषद हैं वो सब भी अपने अपने पद पर कायम रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है, लिख लीजिए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री, ओके यहाँ पे यदि की जगह, ओके सॉरी, यहाँ पे जैसे ही की जगह यदि लिख लीजिए, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपना इस्तीफा दे दे या तो उसकी मृत्यु हो जाए, तो इससे क्या होगा, तो जो मंत्रिपरिषद है वो पूरी तरह से रद्द मान ली जाएगी, यानी कि अपने आप भंग हो जाती है। ओके, तो राष्ट्रपति के पद में इतनी सारी शक्तियां हैं। इसके बाद लिख लीजिए, ये छठा था या सातवां था, पांचवा था, तो ये छठा होगा।
ओके, तो ये है छठा। और इसमें लिख लीजिए, व्यवहार में राष्ट्रपति की सभी शक्तियां। यानी कि जो हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत, ये जो विधायिका शक्ति है और जो प्रशासनिक शक्ति और जो इसकी क्षमादान की शक्ति है, या फिर जो उसको विधेयक के संबंध में जो भी वीटो शक्ति प्राप्त है और आपातकालीन शक्तियाँ, जितनी भी ये सारी शक्तियाँ हैं, वो वास्तव में प्रधानमंत्री ही यूज करता है। और फिर मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही क्या है, वो सारे निर्णय राष्ट्रपति लेता है। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो यानी एक तरह से ये प्रधानमंत्री का निर्णय ही होता है, जो भी राष्ट्रपति अपना शक्ति का यूज करता है। ठीक है, तो ये सभी शक्तियाँ प्रधानमंत्री ही यूज करता है, यानी कि प्रधानमंत्री ही, ये तो ऐसा लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री की ही शक्तियाँ हैं, या प्रधानमंत्री ही इस्तेमाल करता है, ऐसा लिख लीजिए। प्रधानमंत्री ही इस्तेमाल करता है। ओके, देन इसके बाद सातवां, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, वो उस सदन का नेता भी होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रधानमंत्री जो है किसी भी सदन का अगर जो सदस्य है, यानी कि जिस सदन से उसका संबंध है, वो उस सदन का नेता भी कहलाएगा। और इसके अलावा क्या, और जो दूसरा सदन है, और दूसरे सदन में क्या करता है, अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है। ओके, तो जिस सदन का वो यानी कि जिस सदन का वो सदस्य होता है, वो वहाँ का नेता भी होता है। लेकिन जिस सदन का सदस्य नहीं होता, तो वहाँ पर वो अपनी जगह क्या करता है, एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। ओके, तो ये था प्रधानमंत्री। और अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग तीन चीजें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या, मंत्रिपरिषद क्या होती है, और मंत्रिमंडल क्या होता है। ओके, और एक चीज ये कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या होता है। ओके, तो मंत्रिपरिषद क्या होता है, और इसके अलावा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय सचिवालय, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की, ठीक है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की, तो देखिए, जो मंत्रिपरिषद है, तो वो लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों को मिलाकर जितने भी सदस्य होंगे, वो क्या कहलाएंगे, मंत्रिपरिषद। ओके, लेकिन जो मंत्रिमंडल है, वो क्या होता है कि इस मंत्रिपरिषद में से कुछ सदस्यों को चुन के, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करता है, अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है, और इन मंत्रियों को क्या करता है, वो जितने भी भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभाग हैं या मंत्रालय हैं, उनका अध्यक्ष घोषित करता है। इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वो एक बड़ा स्वरूप है, ठीक है, यानी कि बड़ी संरचना है। और जो मंत्रिमंडल है, वो क्या है, एक छोटी संरचना है। ठीक है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, उसी के अंदर से मंत्रिमंडल निकलता है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन लोग मंत्रिमंडल। ठीक है,
ओके सॉरी, एक्चुअली क्या है, इनकी कनेक्टिविटी लूज हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं मंत्रिमंडल क्या है। तो मंत्रिमंडल क्या है, एक तरह से ये क्या है, एक छोटी संरचना है। ओके, यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो एक छोटी संरचना है और इसमें देखिए जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से एक छोटी संस्था है। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिमंडल है वो एक तरह से मंत्री परिषद के अंदर से ही निकलती है ना। यानी कि अगर मंत्री परिषद की संख्या है 1000, तो इनमें से केवल 20 या 25 ही लोग हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य बन पाएंगे। यानी कि जितने भी भारत सरकार की मंत्रालय होंगे उसके आधार पर क्या होगा, मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से छोटी संस्था है और इसमें केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये लोग शामिल होते हैं। और अब लिख लीजिए मंत्रिमंडल के कार्य, यानी कि मंत्रिमंडल कौन कौन से कार्य करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें जो सबसे पहला कार्य है, तो मंत्रिमंडल क्या है, नीति का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि नीति का निर्माण। नीति का निर्माण कैसे करती है, सबसे पहली चीज तो ये कि नीति होती क्या है। ठीक है, तो नीति क्या होती है कि सरकार जो भी समाज के कल्याण के लिए जो भी घोषणाएं करती है या जो भी योजनाएं बनाती है, ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं कि जो भी घोषणा होगी सरकार द्वारा और जो भी योजनाएं होंगी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, समाज के कल्याण के लिए कुछ घोषणाएं करती है और बहुत सारी योजनाएं भी बनाती है। तो ये दोनों चीजें जो होंगी ये क्या कहलाती हैं, नीति कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मंत्रिमंडल है वो क्या करती है, देश के लिए नीति का निर्माण करती है। इसके बाद दूसरा, आंतरिक व बाह्य लोक नीतियां का निर्माण करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आंतरिक लोक नीति और बाह्य लोक नीति। आंतरिक मतलब क्या हो जाएगा कि देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर जो भी घोषणाएं होती है और जो भी योजनाएं होती है और जो भी व्यवस्था सरकार प्रदान करती है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आंतरिक नीति के अंतर्गत आ जाएंगी। और इसके अलावा अगर बाह्य नीति की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, विदेश नीति। ठीक है, तो यानी कि जो विदेश नीति के संबंध में जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो सब क्या हो जाएगा, एक बार एक तरह से बाह्य नीति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिख लीजिए, मंत्रिमंडल क्या है, ये एक सर्वोच्च विधायी निकाय है। विधायी निकाय का मतलब क्या है, कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, तो ये देश की जो है सबसे सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसके बाद लिख लीजिए, ये एक तरह से क्या है, सलाहकारी निकाय भी है। सलाहकारी निकाय कैसे है, क्योंकि ये जो भी निर्णय लेती है वो एक प्रकार से सलाह होती है और वो सलाह किसके लिए होती है, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो इसका काम क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देना, और राष्ट्रपति इनके सलाह को अगर पास कर देता है तो फिर वो सलाह क्या हो जाती है, कानून बन जाता है। ठीक है,
यहाँ पर आप लिख लीजिए ये एक सलाहकारी निकाय है। इसके बाद लिख लीजिए 5वां समन्वयक संस्था। ठीक है, यह एक समन्वयक संस्था है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए कि राज्य यानी कि कोई राज्य हो गया और केंद्र है, ठीक है। तो अगर राज्य और केंद्र के बीच कभी भी अगर कोई मुद्दा या कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो क्या करता है कि जो कैबिनेट है, इनके बीच में जो मुद्दे हैं या कोई भी विवाद है, तो इनको सुलझाने का काम जो है वो करता है मंत्रिमंडल। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी केंद्र और राज्य के बीच में कोई मुद्दा खड़ा हो जाए, ठीक है, या इनके मध्य कोई विवाद हो जाए, तो इसके बीच में क्या है, समन्वयक यानी कि समझौता कराने वाली जो संस्था है वो मंत्रिमंडल है। इसके बाद है छठा, और इसमें लिख लीजिए विभिन्न नीतियों में तालमेल बनाना और कार्यान्वित करना। ठीक है, तो क्या है, जो भी नीतियां हैं उनके मध्य तालमेल भी लाती है और उनको कार्यान्वित करती है, यानी कि उनको लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, ये भी जो है मंत्रिमंडल का कार्य है। ओके, तो ये था क्या है, मंत्रिमंडल और उसके कार्य। इसके बाद मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बड़ी संस्था है। ठीक है, ये क्या है, एक बड़ी संस्था है। और इसमें कौन शामिल होता है, इसमें देखिए कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तो होते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो ये सब जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिमंडल की अपेक्षा काफी बड़ी संस्था है, और इसमें जो सदस्य हैं वो भी ओवरऑल सारे सदस्य जो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे वो सारे सदस्य जो हैं इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और मंत्रिपरिषद की अपेक्षा जो मंत्रिमंडल है वो काफी छोटी संस्था है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि जी। ओके। हम्म। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री को समझ लेते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो ये चीजें क्या होती हैं, वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मंत्री।
देखिए कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कैबिनेट के सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, जो भी इनकी मीटिंग या सम्मेलन होते हैं, में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, यानी कि कैबिनेट की जो भी मीटिंग होगी उसमें जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो सब शामिल होंगे। और इसमें एक चीज़ लिख लीजिए कि ये ऐसे मंत्री होते हैं जो किसी मंत्रालय किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। और मंत्रिमंडल की मीटिंग, इसको आप बैठक भी लिख सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ऐसे मंत्री होते हैं जो कि भारत सरकार के मंत्रालय होते हैं, तो उन मंत्रालय का प्रमुख होते हैं ये। ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर गृह मंत्रालय है तो उसका जो प्रमुख होगा वो कोई कैबिनेट मंत्री होगा। और आपको पता है वर्तमान में जो गृह मंत्रालय है उसका प्रमुख कौन है, अमित शाह। तो इस तरह के जितने भी मंत्रालय हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए गृह मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने भी मंत्रालय हैं वो सब किसी न किसी कैबिनेट के सदस्य के अधीन ही होते हैं, और जो उसका प्रमुख होता है वो कैबिनेट का सदस्य होता है। इसके बाद दूसरा, राज्य मंत्री। देखिए अभी हमने क्या देखा कि कैबिनेट मंत्री क्या करता है, वो कैबिनेट का सदस्य होता है, यानी कि मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। ठीक है, और हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि जो भी बैठक या मीटिंग होती है उसमें वो भाग लेते थे, लेकिन ये बैठक में भाग नहीं लेते। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो ये नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो जो राज्य मंत्री होंगे वो एक ऐसा मंत्री होगा जो कि भारत सरकार के अधीन जो भी मंत्रालय होंगे, तो उन मंत्रालयों में से कोई विभाग, यानी कि मंत्रालय के अंदर भी जो भी छोटे छोटे विभाग होते हैं, तो उन विभाग का किसी एक विभाग का ये जो होगा प्रमुख होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर गृह मंत्रालय है, ठीक है, और इस मंत्रालय के अधीन, तो मान लीजिए इस मंत्रालय में, कि इस मंत्रालय में फॉर एग्जाम्पल के लिए एक दो तीन विभाग हैं। ठीक है, विभाग वन, विभाग टू और विभाग थ्री। तो इस विभाग का जो प्रमुख होगा वो कहलाएगा राज्य मंत्री। ठीक है, इस विभाग में भी कोई ना कोई प्रमुख होगा, इसमें भी कोई ना कोई प्रमुख होगा, तो ये जो होंगे ये कहलाएंगे राज्य मंत्री। ठीक है ना, तो इसमें लिख लीजिए। ओके, राज्य मंत्री एक ऐसा मंत्री है, यह एक ऐसा मंत्री होता है
जो किसी मंत्रालय के अधीन विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, और यह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता है। ये तो मैंने पहले लिखवा दिया है ना। और इसमें एक चीज और लिख लीजिए, ये कैबिनेट मंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि जो राज्य मंत्री होगा वो एक तरह से किसी न किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन होगा, और जो भी उस कैबिनेट मंत्री का मंत्रालय होगा, उस मंत्रालय में जो भी विभाग होगा उनमें से किसी एक का जो प्रमुख होगा वो राज्य मंत्री होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा। इसके बाद तीसरा लिख लीजिए। ओके, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो ये क्या है, तीसरा है। ओके, देखिए यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार से क्या मतलब है। देखिए ये भी एक तरह से राज्य मंत्री है, और ये भी किसी न किसी मंत्रालय का प्रमुख होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या डिफरेंट होता है कि इसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ठीक है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। और इससे पहले जो हम लोगों ने राज्य मंत्री देखा था, उसमें क्या होता था, वो किसी न किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा होता है। लेकिन ये किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं कार्य करता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री होता ही नहीं है, और ये जो है अपने कार्य में स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको कोई कार्य करना है तो वो किसी मंत्री से किसी प्रकार की सलाह नहीं लेगा, और ये अपने मतलब अपने निर्णय जो है वो खुद ले सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये अपने कार्य में जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो अब इसमें लिख लीजिए एक लाइन। ओके, यह एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन यह मंत्रालय का प्रमुख होता है। एवं इसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह से राज्य मंत्री होता है, लेकिन इसमें क्या फर्क होता है कि ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होता, बल्कि ये खुद एक मंत्रालय का प्रमुख होता है। और इसका जो मंत्रालय होता है वो किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता, यानी कि इसमें किसी भी कैबिनेट मंत्री का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है, तो इसमें लिख दीजिए, यह मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, तो इसमें
इसको ये अधिकार नहीं है कि वो जाकर अपनी इच्छा से उस मीटिंग में बैठ सके। लेकिन अगर प्रधानमंत्री द्वारा इसे आमंत्रित किया जाता है, तो क्या है, ये मीटिंग में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, तो ये बैठक में भाग लेता है। ठीक है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इसको मीटिंग में बुला सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इसको मीटिंग में नहीं बुलाता तो फिर इसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो जाके उस मीटिंग में बैठ सके। ठीक है, इसके बाद आखिरी है उप मंत्री। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कौन था, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री के लिए मतलब उसको सहायता देने के लिए उसके कार्य में कौन था, राज्य मंत्री। यानी कि जो राज्य मंत्री था वो कैबिनेट मंत्री की सलाह पर कार्य करता था। अब इसीलिए राज्य मंत्री के नीचे एक उप मंत्री रख दिया गया है ताकि वो राज्य मंत्री को उसके कार्यों में मदद कर सके। ठीक है, देखिए, राज्य मंत्री की सलाह के लिए उप मंत्री बनाया गया है और इसको मदद देने के लिए, और कैबिनेट मंत्री को मदद देने के लिए राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से काम करता है। तो इसमें लिख लीजिए एक चीज, उप मंत्री किसी मंत्रालय या विभाग, ठीक है, या तो मंत्रालय में या तो उस मंत्रालय के विभाग में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। ठीक है, तो वो उप मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री को भी और राज्य मंत्री को भी, यानी कि एक तरह से ये सबसे नीचे पायदान पर है और इससे जब चाहे या तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री दोनों इससे काम करवा सकते हैं अपना कोई सा भी। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से उप मंत्री जो है वो इन दोनों का काम निपटाने के लिए होता है। और इसमें एक चीज और लिख लीजिए, ये ना तो कैबिनेट सदस्य होते हैं, ठीक है, ये क्या है, कैबिनेट सदस्य नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद एक दूसरी चीज, ना तो ये कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेते, मीटिंग में हिस्सा भी नहीं लेते। ठीक है, तो ये था कैबिनेट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। ये चीजें जो थी हम लोगों ने समझी और उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मंत्री बनने की योग्यता क्या क्या होगी। ठीक है, आप मंत्री बन गए, लेकिन इसकी योग्यताएं क्या क्या होंगी, कौन व्यक्ति है जो मंत्री बन सकता है या उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए मंत्री का पद पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये इसमें बताई गई है कि किसी सांसद को या तो ऐसा व्यक्ति जो संसद बनने की योग्यता रखता है, तो ये दोनों जो है उसको मंत्री घोषित किया जा सकता है। ठीक है, नंबर एक क्या है, या तो सांसद हो, सांसद हो, ठीक है, या सांसद बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो या तो सांसद है या तो सांसद बनने की योग्यता रखता है,
तो इस व्यक्ति को क्या है, मंत्री जो है बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्या गैर सांसद व्यक्ति मंत्री बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल गैर सांसद भी मंत्री बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए क्या शर्त होगी कि 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर क्या होना चाहिए, जो ये गैर सांसद है वो सांसद का पद प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है ना, सांसद का पद प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सांसद का पद जो है प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है, ये मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा या हटा हुआ मान लिया जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति सांसद है या सांसद बनने की योग्यता रखता है या तो गैर सांसद है, ये तीनों ही मंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो गैर सांसद व्यक्ति है उसके लिए क्या शर्त रखी गई है कि ठीक है, अगर आप सांसद नहीं हो तो क्या है, आपको मंत्री तो बना दिया जाएगा, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं बनते हैं तो आपका जो मंत्री पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद लिख लीजिए, महान्यायवादी। एक चीज और लिख लीजिए, महान्यायवादी को भी रख लिया। अभी यहाँ पे लिख लीजिए, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ओके, वेट अ मिनट। ओके, नॉट वर्किंग फाइन। ओके, तो सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? तो देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 75(3) में किया गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको जो हैंड राइटिंग है वो समझ में आ रही होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो फिर भी आप मेरी आवाज़ सुन के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी या उत्तरदायी होती है, और इसी को कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो लिख लीजिए, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है, तो क्या होगा, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो कि अगर लोकसभा में पारित हो जाता है तो क्या होता है, उसके बाद जो सरकार होती है और जो मंत्रिपरिषद होती है वो एक तरह से रद्द हो जाती है, और फिर नए तरीके से सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है, तो अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित कर दिया जाए तो उसके बाद क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो है उसको अपना इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र देना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि वो सब एक साथ ही अपना त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और इसके आगे एक चीज़ और हम देखेंगे और फिर इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है? क्योंकि आज मैंने बहुत ही आसान सी शब्दों में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। इसके बाद है भारत का महान्यायवादी। ओके, तो ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है और ये इसका जो वर्णन है वो मिलता है हमें अनुच्छेद 76 में और इसमें बोला गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में लिख लीजिए कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार का जो है वो एक तरह से प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, नंबर एक पे लिख लीजिए या तो नंबर एक मत लिखिए, बस हेडिंग डाल के लिख लीजिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। ओके, तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है वो होगा भारत का महान्यायवादी। इसके बाद में ये भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार भी होता है। यानी कि कानूनी सलाहकार। और इसकी योग्यता के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसकी योग्यता जो है ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, इसके बाद इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो इसको शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, इसके बाद है ये इस्तीफा किसको देगा, तो इसका जो इस्तीफा है वो भी राष्ट्रपति को देगा। इसके बाद इसका वेतन, तो इसका वेतन जो होगा वो उतना ही होगा जितना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का होता है। ठीक है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है, 2.5 लाख, तो इसको भी उतना ही वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ तथ्य भी हैं वो लिख लीजिए, कुछ फैक्ट हैं। ओके, तो जो भारत का महान्यायवादी होता है वो एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो कि संसद के सदन में जो भी कार्यवाही चल रही होती है तो उसमें क्या है वो भाग ले सकता है। और इसके अलावा जो संसद की समिति है तो ये इनमें क्या है सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसको जो है वो एक अधिकार नहीं है, वो है सदन में मतदान देने का, यानी कि सदन में मतदान जो है वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो सदन के सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए यह एकमात्र अधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है या भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या अधिकार है, संसदीय समिति, यानी कि जो भी संसद की समितियां होती हैं तो उसमें क्या है इसको सदस्य नियुक्त किया जाता है। संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।
इसके बाद संसद में मतदान दे सकता है। ठीक है, तो ये संसद में मतदान दे सकता है या नहीं, ये आप बताइए। तो इसका जवाब होगा नहीं, ये संसद में मतदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो संसद है वहां पर सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्यों को ही मतदान देने का अधिकार होता है। इसके बाद देखिए, जो महान्यायवादी होता है वो एक तरह से क्या है, उसका संबंध जो होता है वो अदालत की वकालतों से संबंधित होता है। तो इसमें क्या है, तो क्या ये जब भी अगर महान्यायवादी के पद में होगा तो क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि जो केसेस हैं वो लड़ सकता है क्या? तो इसमें आंसर हो जाएगा कि हाँ, ये प्राइवेट केस लड़ सकता है। प्राइवेट केस लड़ सकता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि वो राज्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में चुने जाने का अधिकार है। और इसके बाद एक और, महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक है, इस बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं लड़ सकता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की पैरवी कर सकता है, क्योंकि इसको रखा ही इसलिए गया है ताकि ये सरकार के कामों में उसको मदद कर सके और सरकार का काम जो है वो आसान हो सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जो महान्यायवादी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के विरुद्ध केस लड़ सकता है। ओके, लेकिन ये जो है राज्य सरकार के विरुद्ध केस लड़ सकता है, राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है ना। तो ये राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। तो ये था आज प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और साथ ही महान्यायवादी की क्लास, और इसमें हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में समझा। और हो सकता है आपको थोड़ी बहुत वॉइस की प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि कहीं कहीं जो मेरा सिस्टम है वो हैंग हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या है, वॉइस भी रुक गई थी और सिस्टम भी लैग हो रहा था। तो उसको मैं फिक्स करवा दूंगा, तब तक के लिए आप लोग वीडियो में थोड़ा पेशेंस रखिए और उसको हो सके तो फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं 10-15-20 सेकंड का पॉज आ गया होगा, तो उसको थोड़ा आप मैनेज करिए।